हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो पिछले सेशन में हमने जेपीए और हाइबरनेट के कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम उसी थ्योरी का प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल में क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने, जो कि हमारा सेशन 29 था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जेडीबीसी को समझा था। हमने देखा था कि जेडीबीसी की हेल्प से हम डेटाबेस ऑपरेशंस टू परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, लेकिन हर ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, मैनुअल एसक्यूएल क्वेरी क्या करना पड़ रहा था, लिखना पड़ रहा था। ओके, जिससे कि हमें काफ़ी मैनुअली को एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ रही थी, जैसे कि आ, चाहे इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो या सिलेक्ट ऑपरेशन हो, हर जगह एसक्यूएल क्वेरी हमें क्या करना पड़ रहा था, लिखना जरूरी पड़ रहा था। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे रिपीटेटिव कोड को भी क्या करना पड़ रहा था, मतलब कि रिपीटेटिव कोड भी क्या हो रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से डेवलपमेंट क्या हो रहा था, स्लो हो जा रहा था, और मिस्टेक के चांसेस भी क्या हो जा रहे थे, इंक्रीज हो जा रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था ओआरएम के बारे में, वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था। ओआरएम का मेन पर्पस ये है कि हम एसक्यूएल के साथ डायरेक्टली काम ना करना पड़े, इसके बदले हमें सिर्फ जावा ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, तो हम जावा ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं और हाइबरनेट उन ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट कर देता है। इस कोड को कम लिखना पड़े और रीडेबल रहे, इम्प्रूव ज़्यादा हो, तो इसे मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने यूज करा था ओआरएम के कॉन्सेप्ट को। ओके, काफ़ी इजी हो जाता है इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना, एसक्यूएल क्वेरी को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, एसक्यूएल क्वेरी को कन्वर्ट करना डेटा के रूप में। ओके, ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था जेपीए के बारे में। जेपीए क्या है, जावा परसिस्टेंट एपीआई, इसके बारे में हम लोगों ने कल बात करी थी। हमने देखा था कि जेपीए कोई फ्रेमवर्क नहीं है और ना ही ये खुद डेटाबेस में डेटा को सेव करता है। जेपीए सिर्फ एक क्या है, स्पेसिफिकेशन है, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड्स रूल्स को ये क्या करता है, एपीआई डिफाइन करता है। इसी स्पेसिफिकेशन के वजह से हम क्या करते हैं, हम एट द रेट एंटिटी, एट द रेट एंटिटी, एट द रेट टेबल, एट द रेट आईडी, एट द रेट कॉलम जैसे एनोटेशन का क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं। ओके, और फाइनली हम लोगों ने क्या समझा था लास्ट में, हाइबरनेट के बारे में। ओके, हाइबरनेट क्या है, जेपीए का इम्प्लीमेंटेशन है। ये जेपीए एनोटेशन को क्या करता है, रीड करता है, उनके बेसिस पर ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्वेरी को जनरेट कर देता है और डेटाबेस के साथ क्या कराता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराता है। मतलब कि एक्चुअल डेटाबेस ऑपरेशंस हाइबरनेट ही क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ओके, तो थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम सिर्फ कोड को याद कर लेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इंटरव्यू में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो आएंगे उससे आप क्या कर पाओगे, कंफ्यूजन से दूर हो पाओगे। मतलब कि जो भी आपके इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स आएंगे और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो मतलब कि अगर आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों जानोगे तो वो दोनों क्लियर हो जाएगा, मतलब कि दोनों आपको समझ में आने लगेगी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग, जो कि हमारा सेशन 30 है, ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंप्लीट थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, हाइबरनेट विथ जेपीए। ओके, जेपीए विथ हाइबरनेट एप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एच टी एस आई डी ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा वर्क स्पेस है, मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं वर्क स्पेस का नाम देता हूँ 03 डेटा जेपीए। ओके, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या हमें आईडी देना है। ओके,
स्प्रिंग डेटा जेपीए मैं चैप्टर 3 में एंटर करने वाला हूँ, इसी वजह से मैं एक फोल्डर को क्रिएट कर रहा हूँ। ये आपको वर्क स्पेस मिल जाएगी 03 स्प्रिंग डेटा जेपीए। ओके। और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे न्यू हैं और डायरेक्टली सेशन 30 को देख रहे हैं और चाहते हैं कि अगर आप पिछले सारे सेशंस को एक्सेस कर सके, तो मैंने इसका प्लेलिस्ट बना रखी है स्प्रिंग बूट फुल कोर्स के नाम से। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड सारे पिछले सेशंस को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके। और ये जो भी मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख रहा हूँ, तो आपको इस गिटहब लिंक से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हो। वहाँ से आप नोट्स को डायरेक्टली पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। ये कंप्लीट स्प्रिंग बूट का फुल कोर्स चल रहा है, यहाँ पे आप कंप्लीट स्प्रिंग बूट सीख सकते हो। ओके। तो अगर आप जावा सीख चुके हो और आप चाहते हो कि स्प्रिंग बूट में आप नॉलेज गेन कर पाओ, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे काम नहीं चल रहा है, ये सेशन वाइज चल रहा है जिसमें हम लोग कंप्लीट स्प्रिंग बूट को कवर कर रहे हैं। ओके। तो हम लोगों ने अभी तक कवर करा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट को कवर करा है, अब हम लोग डेटा जेपीई की ओर बढ़ रहे हैं। ओके। तो पिछले 1 से 29 तक में आपको ये 2 चैप्टर आपको कवर हो जाएंगे, बेसिक्स। ओके। उसके बाद हम लोग इन डिटेल इन सब के बारे में सीखने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं ना, तो हम लोग उसी सेशंस के अंदर धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हमारा आईडी ओपन हो रहा है, तो हम लोग अपना आईडी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सेशन 13 है ये पिछले से रिलेटेड है। ओके। तो हाइबरनेट के एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, आगे चल के ये अब रियल टाइम में इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। एक्सएमएल को कम्प्लीटली क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया है। ओके। तो हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग टाइम है, तो हम लोगों को एक एग्जांपल तो देखना ही पड़ेगा ना कि कैसे हाइबरनेट कैसे इम्प्लीमेंट करता है जेपीए के साथ, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके। तो हम लोग अपना एचटीएस ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं, क्योंकि न्यू प्रीवियस वाले जो भी एप्लीकेशन है वो मैंने एक पिछले फोल्डर्स में रहने दिया है। मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया है 03 स्प्रिंग डेटा जेपीए करके, इसके अंदर आपको वो सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैवन प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, न्यू मैवन प्रोजेक्ट। ओके। मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ सिंपल आर्किटाइप पे क्लिक करूंगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रुप आईडी दूंगा। मैं यहाँ पे ग्रुप आईडी देता हूँ com.app, और हमारा प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ हाइबरनेट विथ जेपीए, कुछ इस तरीके से। ओके। एग्जाम्पल। ओके। तो ये मेरा सेशन 30 से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे सेशन 30 ऐड कर देता हूँ, सेशन 30। ओके। और ये मेरा 3 चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैं एप्लीकेशन 01 करूंगा, ताकि यहाँ पे सीरियल वाइज हमें दिखते रहे। ओके। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर मेंटेन करूंगा। ओके। अब मैं हाइफन भी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ। वर्जन में 1.0 रखूंगा। ओके। देन उसके बाद सिंपल यहाँ पे एज इट इज हमें छोड़ देना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पेरेंट प्रोजेक्ट से अभी कोई जरूरत नहीं है। ओके। फिनिश बटन पे क्लिक करूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है हाइबरनेट विथ जेपीए का। ये एक ही एप्लीकेशन है, मैं बस वो एग्जांपल्स दिखाना चाह रहा हूँ कि पहले कैसे एक्सएमएल में काम होते थे। ओके। तो चलिए पहले हम लोग pom.xml को ओपन कर लेते हैं। pom.xml क्या है, फाइल का एक रूट टैग होता है। pom का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके। ये क्या होता है कि मैवन प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ओके। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट काफी छोटा दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा कर लूंगा प्रेफरेंसेस में आकर। ओके। जनरल्स में आके अपीयरेंस के अंदर आकर, कलर्स एंड फॉन्ट्स के अंदर, जावा के अंदर आकर टेक्स्ट एडिटर। ओके। इसको मैं क्या करूँगा, एडिट फॉन्ट बोल्ड 16। ओके। तो ये मेरा फॉन्ट कुछ इतना दिख जाएगा, साइज अप्लाई एंड क्लोज। और उससे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, व्यू एंड एडिट फोल्डर, मैं देख ले रहा हूँ कहाँ पे हमें क्या करना है, डीबग के अंदर शायद है, मेमोरी बोल्ड। ओके। ओके रखता हूँ।
तो ये यहाँ पे नहीं है, मैं 1 मिनट, व्यू एंड स्ट्रक्चर एंड टेक्स्ट एडिटर। ओके, मुझे वो ऑप्शंस याद नहीं आ रही है, बट मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ पे है। ओके, ट्री एंड टेबल्स यहाँ पे हो गया। तो एडिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेमी बोल्ड में रखता हूँ। ओके, फॉन्ट साइज में 9 ही रखूंगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई करने के बाद ये सारे बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज करना है। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओके, अभी हमारा टेक्स्ट एडिटर सही नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंसेस में वापस से आएंगे। उसके बाद जावा के अंदर प्रॉपर्टीज, फाइल एडिटर, फॉन्ट डिफॉल्ट। ओके, मैं इसे देख लेता हूँ, बोल्ड। ओके, अप्लाई टेक्स्ट एडिटर, अप्लाई एंड क्लोज, बट यहाँ पे हुआ नहीं। ओके, आने वाले हम लोग आने वाले सेशंस में धीरे धीरे करके इसको सेटअप कर लेंगे। ओके, फिलहाल के लिए अभी आपको ऐसे समझना है, कंट्रोल प्लस आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे वो दिख जाएंगे। ओके, हम लोगों को एग्जांपल्स देखना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में सबसे पहले इस एरर को रिमूव करने के लिए इसे मैं हटा लेता हूँ। इस HTTPS में से S को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो ये हमारा एरर दूर हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये तो आपको समझ में आ रही होगी कि प्रोजेक्ट ये क्या है कि XML और स्कीमा XML के वैलिडेशन के लिए यूज होता है। ओके, इसे नॉर्मली चेंज नहीं किया जाता है। ओके, और मॉडल्स के बारे में आपको पता है। ओके, मॉडल्स क्या बताता है, वर्जन को बताता है, फॉर्म के किसी वर्जन के किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ओके, अभी हम लोग मैवन कौन सा यूज कर रहे हैं, 4.00 यूज हो रहा है। ओके, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ग्रुप आईडी के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या बता रहा है, कंपनी का नाम बता रहा है। ग्रुप आईडी क्या बताता है, प्रोजेक्ट या कंपनी का नाम बताता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन या पैकेज के क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, आमतौर पर क्या होता है कि डोमेन को रिवर्स नेम को लिखा जाता है, जैसे कॉम डॉट ऐप है, जैसे गूगल.com है तो कॉम डॉट गूगल, इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, देन उसके बाद ग्रुप आईडी हो गया हमारा, और आर्टिफैक्ट आईडी हमारा क्या हो जाता है, आर्टिफैक्ट आईडी क्या हो जाता है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम होता है। जब प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तो इसे नाम से क्या हो जाता है, हमारा जार और वायर। आगे चल के आपको ये दिखेगा जार और वायर पे हमारा हाइबरनेट ये नेम क्यों आया। तो जब ये प्रोजेक्ट का नाम हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे, तो जब ये जार और वार फाइल में कन्वर्ट होगा तो इसी नाम से कन्वर्ट होता है। ओके, देन उसके बाद ये वर्जन्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये क्या होता है, वर्जन प्रोजेक्ट के करंट वर्जन को क्या करता है, बताता है। जैसे कि अभी हमारा वर्जन क्या है, 1.0 या 2.0, ऐसे चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे जैसे जैसे स्टेप्स आएंगे। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टीज टैग का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ओके, यहाँ हम जावा के वर्जन्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे कि अभी हमारा जावा का वर्जन क्या है, 1.8, डेट मीन्स कि 8। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज ये पिछले सेशंस में मैंने बता रखे, बस मैं यहाँ पे रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपाइलर सोर्स वर्जन यहाँ पे ऐड करेंगे, मैवन कंपाइलर, मैवन हाइफन मैवन डॉट कंपाइलर डॉट सोर्स। ओके, 1.8 से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 21 यूज करूंगा। ओके, जौन सा भी आप वर्जन यूज करना चाहते हो। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मैवन कंपाइलर डॉट टारगेट 21। ओके, कंपाइलर टारगेट क्या करता है कि वर्जन्स को बताता है, जो हमारा कंपाइलर टारगेट है ये क्या करता है, वर्जन्स को बताता है कि जनरेटेड बाइट कोड कौन से जावा वर्जन को सपोर्ट करेगा। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जावा 28 को ये क्या करेगा, बाइट कोड मतलब कि जनरेट होगा। ओके, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज के बाहर। ओके, ये सारे मैंने पहले से ही बता रखे। अभी हमारा जावा 1.8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, तो रिफ्रेश करने के बाद अभी नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अपडेट कर लेंगे, मैवन अपडेट प्रोजेक्ट फोर्स अपडेट।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा वर्जन जो हो जाएगा 221 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। ओके, डिपेंडेंसी टैग के अंदर जितने भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज प्रोजेक्ट में चाहिए होती है उन सबको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ओके, मैवन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंटरनेट से मतलब कि जो भी ब्राउजर्स, जो भी मैवन रिपोजिटरी से वो क्या करेगा, डाउनलोड करके इस प्रोजेक्ट में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करने वाले हैं, हाइबरनेट के फ्रेमवर्क डिपेंडेंसी को। ओके, तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे ब्राउजर ओपन करेंगे, मैवन हाइबरनेट डिपेंडेंसी। ओके, मैवन रिपोजिटरी पे आना है, अभी जो लेटेस्ट रहेगा आप उसका भी यूज कर सकते हो। ओके, ओके, फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो आपको नीचे चले आना है। ओके, अभी मैं यहाँ पे फाइनल वर्जन इस पे क्लिक कर रहा हूँ, 7.1। ओके, यहाँ से आपको डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी है। कॉपी जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने पिछले सेशंस में आपको बता रखे, इसलिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस डिपेंडेंसी को ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या है, हाइबरनेट क्या है, एक फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी है। हाइबरनेट ओआरएम का काम करता है, यानी कि जावा में जो ऑब्जेक्ट को डेटाबेस टेबल से क्या करता है, मैप करता है। हाइबरनेट की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल क्या कर मतलब हाइबरनेट की वजह से ही क्या होता है कि हमें एसक्यूएल मतलब कि ना के बराबर ही लिखना पड़ता है, मतलब कम लिखना पड़ता है। ओके, तो हम लोग इसे कंट्रोल शिफ्ट एफ कर लेते हैं अलाइनमेंट के लिए। ओके, देन उसके बाद ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ओ आर जी हाइबरनेट क्या है। ओ आर जी हाइबरनेट ये बताता है कि लाइब्रेरी किस ऑर्गेनाइजेशन से है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफैक्ट आईडी में हाइबरनेट कोर, ये क्या बताता है, लाइब्रेरी का नाम बताता है। ओके, और ये तो आपको पता ही है हाइबरनेट का क्या वर्जन है, जैसे 7.4.1 क्या है, फाइनल वर्जन यहाँ पे डिसाइडेड हुआ। ओके, और इन दोनों को अभी मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, आने वाले सेशंस में इसको क्लियर करूँगा कि ये क्या होते हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि MySQL JDBC ड्राइवर को, डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो कहाँ से हम लोग ऐड करेंगे, मैवन रिपोजिटरी से। ओके, तो ब्राउजर ओपन करना है और मैवन रिपोजिटरी के ऊपर आपको, या आपको डायरेक्टली ब्राउजर पे यहाँ पे सर्च करना है MySQL JDBC, MySQL JDBC मैवन डिपेंडेंसी। तो मैं मैवन रिपोजिटरी पे जाऊंगा जहाँ पे हमारा मैवन डिपेंडेंसी है, क्योंकि मैं वहीं से डाउनलोड करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा MySQL कनेक्टर जावा है, हम लोग क्या करेंगे, इसके डिपेंडेंसी को अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा MySQL का डिपेंडेंसी मिल गई है, मैं इसे कॉपी कर लूँगा। उसके बाद मैं फॉर्म डॉट एक्सएमएल में क्या करूँगा, इस डिपेंडेंसी को ऐड कर दूंगा। मैं फॉन्ट को थोड़ा छोटा रख लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे 2 आ गए हैं। और 1 मिनट, वेयर इज, ओके, मैं फिर से वापस से ऐड कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने उसे सेव भी नहीं करा था, और 1 मिनट, मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसीज के अंदर उन सारे टैग्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर लेता हूँ फिर से वापस से। ओके, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो गई, मैंने पहले से ही रखा था। कॉपी, पेस्ट, और इन दोनों को मैं हटा देता हूँ अभी। ओके, हाइबरनेट के बारे में अभी मैंने आपको समझाया है। ओके, ओके, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। व्यू एंड फॉन्ट एडिटर में भी कहाँ पे है,
बेसिक्स में आकर अगर मैं टेक्स्ट फॉन्ट एडिट बोल्ड, ओके अप्लाई, ओके तो अभी हमारा यहाँ पे फॉन्ट ठीक से दिख रहा है। ओके इसके बाद हम लोग क्या करने वाले थे, माई एसक्यूएल कनेक्टर को डिपेंडेंसी को क्या करने वाले थे, ऐड करने वाले थे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस डिपेंडेंसी को। ओके ओके तो मैं पहले इसके अलाइनमेंट को शिफ्ट कर सही कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एफ। ओके और इसे मैं अभी बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, क्योंकि मैं भी आप मोबाइल में देख रहे होंगे। ओके तो ये क्या है, माई एसक्यूएल जेटीबीसी ड्राइवर की क्या है, डिपेंडेंसी है। ओके इस ड्राइवर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जावा एप्लीकेशन है माई एसक्यूएल डेटाबेस से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके तो माई एसक्यूएल ये तो आपको पता चल रहा होगा कि ग्रुप आईडी क्या है, माई एसक्यूएल का ऑर्गेनाइजेशन नेम है, और ये क्या है, माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जावा, ये माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर का क्या है, नाम है। ओके माई एसक्यूएल ड्राइवर का मैं यहाँ पे कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे वर्जन्स के अंदर दिख रहा है। देन उसके बाद अभी स्कोप्स के बारे में भी नहीं बताऊंगा, आने वाले सेशंस में आपको क्लियर करूंगा। ओके तो अभी हमारा अलाइनमेंट चेंज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सही कर लेंगे। ओके यहाँ तक आपको ऑलरेडी मैंने पहले से ही बता रखी है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके अब हम लोग क्या करेंगे कि एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल का क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। ओके एक्सएमएल फाइल बनाएंगे। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि परसिस्टेंस एक्सएमएल फाइल की ज़रूरत क्यों है। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ। तो ये हमारा नॉन जावा फाइल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर हम लोग पहले एक फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर का हम लोग सेम नेम रखेंगे, इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करनी है। जैसा मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ उसी तरीके से आपको नाम मेंटेन करना है, मेटा हाइफन INF। ओके ये आपको फोल्डर इसी नेम से बनाना है जैसा मैंने यहाँ पे नाम रखा है, सेम एज इट इज। आप यहाँ से अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो आपका परसिस्टेंस फाइल क्या होगा, रीड नहीं करेगा। ओके तो ये आपको फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मेटा हाइफन INF को क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा मेटा हाइफन INF फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नॉन जावा फाइल को बनाने वाले हैं जो कि हमारा XML का फाइल है। और इस XML फाइल को हम लोग नाम देने वाले हैं परसिस्टेंस, PER स्मॉल लेटर में PERSISTENCE डॉट XML। ओके कुछ इस तरीके से हमें नाम देना है और नाम आपको इसी तरीके से रखना है। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का स्पेलिंग आपको देख लेना है PERSISTENCE, परसिस्टेंस डॉट XML। ओके अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे परसिस्टेंट डॉट एक्सएमएल फाइल की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। तो परसिस्टेंट डॉट एक्सएमएल फाइल जो कि हमारा यहाँ पे फाइल है, ये जेपीए या हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन को क्या मतलब कि हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को बनाते हैं। ओके सिंपल लैंग्वेज में मैं कहना चाहता हूँ कि इसका यूज हम लोग जब हम जेपीए या हाइबरनेट यूज करते हैं तो फ्रेमवर्क को क्या करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना है। जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया। डेटाबेस का यूआरएल क्या है, डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड क्या है, कौन कौन से एंटिटीज क्लासेस हैं, हाइबरनेट टेबल कैसे मैनेज करेंगे, जैसे क्रिएट अपडेट वैलिडेट। तो ये सारी सेटिंग्स हमें कहाँ लिखनी पड़ती है, इसी परसिस्टेंट डॉट एक्सएमएल फाइल में हमें क्या करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। ओके तो मैं इस परसिस्टेंट डॉट एक्सएमएल फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इसके स्कीमा को मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके तो ये स्कीमा हमें कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, इस एक्सएमएल को। तो ब्राउजर में आना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल फाइल। ओके फॉर हाइबरनेट या हाइबरनेट आपको लिख लेना है इस तरीके से। ओके और किसी भी फाइल को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जिस लिंक पे मुझे उसका स्कीमा मिल जाएगा मैं क्या करूँगा, उस स्कीमा को डाउनलोड कर लूँगा। तो ये मेरा ऑथेंटिक साइट नहीं है तो मैं इसे हटा लेता हूँ। ओके ओके मैं स्प्रिंग के मेन फाइल में जाना चाहता हूँ, बट यहाँ पे फर्स्ट में ही हमें ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस दिख रहे हैं, बट मैं स्प्रिंग स्प्रिंग बोर्ड। ओके
मैं स्प्रिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। persistence डॉट एक्सएमएल स्प्रिंग डॉक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ORM के कॉन्सेप्ट में आकर यहाँ पे JPA पे क्लिक करूँगा। तो हमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ओके, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे हम लोग, कॉपी कर लेंगे। ओके, मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे परसिस्टेंस HTML 1.0। ओके ओके, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि ये कम्प्लीटली रिमूव हो गया। अभी जावा जो एक्स परसिस्टेंस है उसे अब जाकार्ता में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, तो लेटेस्ट जो हमारा है जावा परसिस्टेंस का यूज करेगा। तो अभी हम लोग पहले इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, एक्चुअली में मे बी एरर आ सकती है, तो मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मैं एरर्स देख बैक कर लेता हूँ। डायरेक्टली मैं क्या करूँगा कि एक्सएमएल परसिस्टेंस यहाँ पे क्लिक करूंगा। जो फर्स्ट में हमारा ये स्कीमा आ रहा है इसे क्या करना है, आपको डायरेक्टली कॉपी कर लेना, सिंपल इसी को। तो यहाँ सी मोर पे क्लिक करना है, इसे कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी करने के बाद तो कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे मैं इसी को क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या है। पहले मैं क्या करूँगा कि इसको रिमूव कर लूँगा। ओके, पहले ये प्रॉपर्टीज़ को मैं धीरे धीरे करके सारे लाइन ऑफ कोड को मैं जब टाइप करूँगा तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ परसिस्टेंट यूनिट को क्या करूँगा, हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, तो एक्सटर्नल रिसोर्सेस यहाँ पे क्या है, डिजेबल्स है। ओके, तो हम लोग इसे कैसे इनेबल करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करके राइट क्लिक, मैवन, अपडेट प्रोजेक्ट, फोर्स। ओके ओके, डाउनलोडिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेस। ओके, मैं फोर्स डाउनलोड करता हूँ। ओके, मैंने फोर्स डाउनलोड पे क्लिक करा तो यहाँ पे एरर शायद रिमूव हो गया है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है उसे हमें देखना है, चाइल्ड एलिमेंट मिसिंग फ्रॉम परसिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चाइल्ड एलिमेंट्स को क्या कर लिए हैं, रिमूव कर लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, परसिस्टेंट यूनिट को क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। उसके बाद हमारा एरर दूर हो जाएगा। ओके, मैं एक एक लाइन को समझाऊंगा कि यहाँ पे मैंने ये सारे क्यों यूज़ करे। ओके, तो एक्चुअली में ये XML डिक्लेरेशन है। XML ये जो मैंने यहाँ पे परसिस्टेंट डॉट XML के अंदर ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये XML का जो फर्स्ट लाइन है, ये क्या है, XML का डिक्लेरेशन है। इससे XML पार्सर को पता चलता है कि फाइल XML फॉर्मेट में है या नहीं। ओके, ये क्या करता है कि UTF-8 वर्जन को क्या करेगा, इनकोड कर रहा है। ओके, मतलब कि XML फॉर्मेट जब UTF ये 8 वर्जन को क्या करेगा, इनकोड करेगा। ओके, इस वजह से। ओके, वर्जन क्या है, 1.0। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि परसिस्टेंस क्या है। ओके, परसिस्टेंस क्या है। ओके, तो ये परसिस्टेंट डॉट एक्सएमएल फाइल क्या है, रूट टैग है। ओके, जेपीए जब एप्लीकेशन स्टार्ट करता है, ओके, जेपीए जब एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है तब सबसे पहले इसी टैग को वो क्या करेगा, रीड करेगा। परसिस्टेंस टैग को वो क्या करेगा, रीड करता है। ओके, मतलब कि ये जो क्या करेगा, फर्स्ट इस टैग को रीड करेगा, देन उसके बाद वर्जन क्या रहेगा, 2.0। मतलब हम JPA 2.1 वर्जन के स्पेसिफिकेशन को, मतलब कि JPA 2.1 के स्पेसिफिकेशन को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद XMLNS और XXI ये नेम स्पेस के इंफॉर्मेशन को क्या करता है, हमें देता है। ओके, ताकि एक्सएमएल वैलिडेशन को प्रॉपरली क्या हो सके, मतलब कि ताकि नेम स्पेस एक्सएमएल क्या है कि एक्सएमएल एनएस और ये एक्सआई, मतलब कि ये दोनों नेम स्पेस की इंफॉर्मेशन देते हैं, और ताकि एक्सएमएल क्या करे, इसे वैलिडेट कर सके प्रॉपरली। ओके, और ये क्या है एक्सएमएल कि एक्सएमएल क्या है, मतलब कि ये एक
एक्सएमएल फाइल का ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, एक्सएमएल स्कीमा। ये मतलब कि ये जो लाइन मैंने समझाने की कोशिश ये लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है, कि ये एक स्कीमा लोकेशन को क्या करता है, बताता है। ओके, मतलब कि ये फाइल एक्सएमएल फाइल को ऑफिशियल स्ट्रक्चर, मतलब कि कहाँ पे डिफाइन है, मतलब कि ये ऑफिशियल स्ट्रक्चर इसका कहाँ पे डिफाइन है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग परसिस्टेंट यूनिट के टैग के बारे में समझेंगे कि परसिस्टेंट यूनिट क्या है। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है। परसिस्टेंट यूनिट का मतलब होता है, यहाँ पे जो ये टैग लिखा हुआ है परसिस्टेंट यूनिट, इसका मतलब होता है कि डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन को एक एक करके एक कंप्लीट पैकेज में क्या करेगा, इसके अंदर डेटाबेस का जैसे नाम हो गया, ड्राइवर हो गया, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड और हाइबरनेट के सेटिंग, सब कुछ क्या करते हैं हम लोग इसी के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा अ, जो यहाँ पे हमारा जो नाम यहाँ पे डेटाबेस का रखना है, ओके, वो हम लोग यहाँ पे जो भी रखने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ ऐप डीबी। ओके, ऐप डीबी। ओके, तो इस नाम का क्या करेंगे, मतलब कि इसी नाम का क्या करेगा, जावा कोड में एक एंटिटी मैनेजर, मतलब कि क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री मेथड्स के अंदर, मतलब कि इस नाम का क्या करेगा, वो पास कर देगा। ओके, इसी नाम के अंदर। ओके, ये इन डिटेल अभी आगे आपको समझ में आएगी इसका मतलब और क्या है। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस टैग के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज, कहाँ गया प्रॉपर्टीज, ओके, इस टैग के अंदर डेटाबेस और हाइबरनेट के सारे कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज टैग के अंदर लिखेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज टैग के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज होती है, वो सारे प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, नेम होते हैं और वैल्यू होते हैं। ये क्या करता है कि ये डेटा ड्राइवर को और ड्राइवर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन कराता है। अगर ड्राइवर ही लोड नहीं होगा तो जावा डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ड्राइवर का यहाँ पे नाम देना पड़ता है और उसका क्या वैल्यू है, मतलब कि वैल्यू में पास करना पड़ता है, मतलब कि ड्राइवर 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 यहाँ पे हम लोग पास करेंगे और उसके यूआरएल को। ओके, इस तरीके से। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग नेम में लिखेंगे, लेटेस्ट वाला में अभी जकार्ता शायद चल रहा है, तो मैं यहाँ पे जावा एक्स परसिस्टेंस एपीआई है, अगर इससे चल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जकार्ता को यूज करेंगे अगर हमारे पास एरर आएगी तो। ओके, तो कौन सा ड्राइवर है हमारे पास, जेडीबीसी ड्राइवर को क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस परसिस्टेंस डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ओके, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, मतलब कि ड्राइवर का नेम क्या रहेगा, जैसे कौन सा, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट, कौन सा ड्राइवर रहेगा, माई एसक्यूएल का क्या रहेगा, यहाँ पे ड्राइवर रहेगा। ओके, देन उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज रहेगा। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी सेट करेंगे। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस के यूआरएल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो हमारा डेटाबेस का यूआरएल क्या है, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस परसिस्टेंस डॉट जेडीबीसी यूआरएल। ओके, और उसका यूआरएल क्या रहेगा, जैसे कि हमारा जेडीबीसी का यूआरएल है जेडीबीसी माई एसक्यूएल कोलन, सॉरी सॉरी सॉरी, जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट 3306 स्लैश आपका जो भी डेटाबेस का नाम रहेगा। तो मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल में एक डेटाबेस तैयार कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माई एसक्यूएल ओपन कर लूँगा, माई एसक्यूएल वर्कबेंच आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है और यहाँ पे सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। तो अभी हमारा ओपन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो यूजर नेम है वो रूट ही है, आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम दिखेगा और यहाँ पे पासवर्ड भी मैं अपने सिस्टम में रूट ही रखा हूँ, तो यहाँ पे रूट आपको रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक
फोल्डर बना डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो हमें कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू स्कीमा, डेट मीन्स की डेटाबेस क्रिएट करना है। और डेटाबेस का मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ पे इंडिया, इंडिया फ्री इंटर्नशिप, कुछ इस तरीके से हमारा डेटाबेस का नाम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, दिस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन लोअर केस। ओके, तो ये जो है डेटाबेस हमें हमेशा लोअर केस में ही रखना होगा। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। इंडिया फ्री इंटर्नशिप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे इस टैब को। ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और इसी नाम को क्या करना है, हमें वहाँ पे ऐड कर देना है। ओके, तो कॉपी क्लिपबोर्ड, ओके, नेम ओनली कॉपी करना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे उस डेटाबेस के नेम को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो भी आप डेटाबेस यूज करना चाहते हो। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, यूआरएल को सेट कर लिया। ओके, ये अभी आपको इतना फोकस नहीं करना है। ये पहले जब हाइबरनेट परसिस्टेंस के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती थी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, मान लो कि यूजर नेम और पासवर्ड भी तो हमें देना होता है ना। तो डेटाबेस में यूआरएल, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि डेटाबेस माईएसक्यूएल यूज हो रहा है, कौन सा मतलब कि डेटाबेस कंप्यूटर में किस पोर्ट पे चल रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, ओके, किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, कौन सा डेटाबेस का नाम है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है इस तरीके से। तो इसका इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, इस लाइन को यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज के अंदर कौन सा यूआरएल है। और मतलब कि इस लाइन को मैं अभी यही बोलने चाह रहा था कि जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, पहला तो यहाँ पे कौन सा आप डेटाबेस यूज कर रहे हो। ओके, तो यहाँ जो मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, माई एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे माई एसक्यूएल रखा है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे लोकल होस्ट का मतलब ये हो जाता है कि कौन से मतलब कि मेरा सेम कंप्यूटर में चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट रखा है। ओके, और किस पोर्ट नंबर पे चलने वाला है हमारा माई एसक्यूएल, तो वो हमें क्या देना है, यहाँ पे पोर्ट नंबर 3306 देना। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा पोर्ट नंबर दिया हुआ रहता है, जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा पोर्ट नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। आपको भी यहाँ पे इस तरीके से जो भी आप पोर्ट नंबर सेट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसी पोर्ट नंबर को क्या करना है, वहाँ पे ऐड करना है। ओके, देन उसके बाद आप जिस जो भी आपके डेटाबेस का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखा है इंडिया फ्री इंटर्नशिप, तो ये डेटाबेस वहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगाकर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में यूजर नेम, मतलब कि किस मतलब क्या करेंगे, हाइबरनेट इसी यूजर नेम से क्या करेगा, डेटाबेस को लॉगिन करेगा। जैसे हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, मतलब यूजर नेम क्या है, रूट है, और पासवर्ड देंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसे क्या करेगा, लॉगिन करेगा। ओके, लॉगिन करने के बाद उसके बाद अंदर आ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है परसिस्टेंस, सॉरी, प्रॉपर्टीज के अंदर हमें क्या ऐड करना है, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस डॉट जेडीबीसी डॉट यूजर नेम। देन उसके बाद यूजर नेम क्या है वो हमें इसके अंदर देना है। तो यूजर नेम मेरा रूट था तो मैंने यहाँ पे रूट ही रखा है। ओके, देन उसके बाद पासवर्ड भी हमें देना है। तो जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस डॉट जेडीबीसी डॉट पासवर्ड। ओके, यहाँ पे पासवर्ड हमें क्या देना है, पासवर्ड भी मेरा क्या है, रूट है। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसा आपका पासवर्ड का लेटर का केस सेंसिटिव है वो सबको क्या करना है, यहाँ पे मेंटेन करना है। ओके, तो ये क्या करेगा कि डेटाबेस के पासवर्ड को क्या करेगा, ये यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मिलाकर ऑथेंटिकेशन को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी वैल्यू को मतलब कि ट्रू करना है, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं लाइन ऑफ कोड लिखूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी, ओके, देन उसके बाद हाइबरनेट डॉट शो एसक्यूएल। ओके, यहाँ पे वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। अब मैं इसके बारे में बोलूंगा कि क्या है ये। ओके, जैसे कि मान लो कि
अगर किसी, मान लो कि इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ओके, मान लो कि इस हाइबरनेट सो एसक्यूएल की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, ट्रू कर दी है, तो हाइबरनेट क्या करेगा, जितने भी एसक्यूएल क्वेरी बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करेगा वो हमें कंसोल में क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, मतलब कि जो भी कंसोल में प्रिंट होगा वो हमें कंसोल में दिख जाएगी। ओके, ये डिबगिंग और लर्निंग के लिए हमें वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रह जाता है, मतलब आइडेंटिफाई करने में। ओके, देन उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है, 1 मिनट, एंटर प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या करेगा, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं हाइबरनेट डॉट एच बी एम टू डी टी एल डॉट ऑटो। ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट। ओके, तो ये क्या करेगा, मतलब कि ये जो मैंने टैग रखी है प्रॉपर्टी टैग के अंदर, ये जो मैंने नेम और वैल्यू रखा है, ये प्रॉपर्टी क्या करेगा, टेबल को क्या करेगा, टेबल क्रिएशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब कि क्रिएट का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी होते ही वो क्या करेगा, पुराने टेबल्स को वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, मतलब कि पुराने टेबल को वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा, और नया टेबल क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। इसलिए डेवलपमेंट के टाइम ज़्यादातर क्रिएट ही यूज होता है। ये आगे चल के आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए, क्योंकि अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में ही हैं, क्योंकि ये अब हमें लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बस मैं एग्जांपल्स के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। आने वाले सेशंस में ये रिमूव हो जाएगा, कम्प्लीटली रिमूव रहेगा एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसलिए डेवलपमेंट के टाइम क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट रखते हो। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ज़्यादातर प्रोडक्शन के टाइम क्या होता है, जनरली अपडेट या वैलिडेशन में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद अब एक और रह गया है डायलेक्ट, तो उस प्रॉपर्टीज को भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। ओके, हाइबरनेट डॉट, और ये आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे हाइबरनेट तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइज, मतलब कि ये क्या है, हाइबरनेट है, और ये हाइबरनेट एच बी फॉर हाइबरनेट। ओके, और हाइबरनेट आई थिंक एम का मीनिंग समझ में, एम फॉर मैपिंग हो जाता है, टू किससे मैपिंग कर रहे हैं, डेटा डिफिनेशंस लैंग्वेज ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्रिएट कर रहा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका नेमिंग मैच करके रखा हुआ है, हाइबरनेट टू डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज हमें सेट करना है, डायलेक्ट। ओके, डायलेक्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। हाइबरनेट के अंदर ओ आर जी डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, डायलेक्ट डॉट माई, सॉरी, माई एसक्यूएल। ओके, एट डायलेक्ट। ओके, तो ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, कि जैसे कि हाइबरनेट के अंदर डायलेक्ट क्या करता है, कि डायलेक्ट हाइबरनेट को ये बताता है कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस रखा है माई एसक्यूएल 8 डेटाबेस क्या करना है, यूज करना है। ओके, हर डेटाबेस की एसक्यूएल सिंटेक्स थोड़ी अलग होती है, तो अगर माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो हमें माई एसक्यूएल डायलेक्ट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, अगर ओरेकल होता तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता ओरेकल। ओके, तो अगर सारे डायलेक्ट लिस्ट को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइबरनेट डायलेक्ट लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हाइबरनेट डायलेक्ट लिस्ट को मैं यहाँ पे देखता हूँ, गिग्स फॉर गिग्स ऑफिशियल वेबसाइट में देखना चाहता हूँ, हाइबरनेट ओ आर जी। मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे डायलेक्ट्स कहाँ पे मिलेगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे ओ आर जी डॉट हाइबरनेट डायलेक्ट जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस है उन सब का डायलेक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल डायलेक्ट्स को यूज करा है, तो माई एसक्यूएल डायलेक्ट्स को यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर कई सारे वर्जन है, 5 है। ओके, और भी कई सारे हैं, मैं यहाँ पे दिखना चाह रहा हूँ, 1 मिनट, मैं वो लिस्ट दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे माई एसक्यूएल 8 दिखेगा, माई एसक्यूएल ओरेकल, ओरेकल 8 आई। ओके, माई 1 मिनट, मैं ढूंढ के दिखा रहा हूँ आपको। कुछ कुछ डिप्रिकेटेड भी हो गए हैं, 1 मिनट, 1 मिनट,
ओके, org docs hibernate, third party dialects, MongoDB for MongoDB, MySQL dialects not applicable, supports dialects, MySQL dialects अभी 8 चल रहा है, ये नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, कंट्रोल शिफ्ट टी, ओके। मैं एक्चुअली में जो भी आप डायलेक्ट यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ MySQL 8 डायलेक्ट यूज कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, क्वेरी को कन्वर्ट करके मैं आने वाले सेशंस में इसको आपको दिखा दूंगा ढूंढ कर। ओके, वो आरजी हाइबरनेट के वेबसाइट से आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, डायलेक्ट्स के यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो जो डायलेक्ट्स हैं, जैसे DB2 डायलेक्ट हो गया, MySQL L डायलेक्ट हो गया, Oracle डायलेक्ट हो गया। ओके, तो MySQL 8 डायलेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे वर्जन 8 रखा है। ओके, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाइबरनेट के डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे डायलेक्ट्स दिख जाएंगे। ओके, और भी इन डिटेल में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अभी मुझे मिल नहीं रही है, और भी मैं भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट साइट चेंज होती रहती है, तो मुझे ढूंढने में थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। बट यहाँ पे जो माई एसक्यूएल डायलेक्ट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे माई एसक्यूएल कहाँ गया, 1 मिनट, माई एसक्यूएल डायलेक्ट वो 8 यूज कर रहा हूँ। ओके, वो यहाँ पे क्या बता रहा है, वर्जन को बता रहा है कौन सा डायलेक्ट आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइबरनेट ORM सपोर्ट्स वाइड रेंज ऑफ डायलेक्ट और आउट ऑफ बॉक्स। ओके, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कुछ इस तरीके से जो भी आप डायलेक्ट जिसका यूज करो, ये क्या करता है, क्वेरी को जनरेट करता है। डायलेक्ट क्या करता है, हाइबरनेट को बता देता है कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है, और हर डेटाबेस का सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है ना, तो कौन से आप डेटाबेस का यूज कर रहे हो वो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है, MySQL 8। ओके, ओरेकल में जैसे क्या होगा कि ओरेकल का डायलेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, अभी मे भी एरर आ सकते हैं यहाँ पे, मे भी हमें जकार्ता चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा सा अभी हम लोगों को देखना है कि अभी लेटेस्ट में शायद जकार्ता आ गया है। ओके, तो अभी हम लोग जावा एक्स पे काम करके देखते हैं, अगर इससे सही हो जाती है तो ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक एंटिटी क्लास बनाएंगे SRC मेन पैकेज के अंदर। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा और एक पैकेज बना लूंगा, उस पैकेज का नाम रखूंगा com.app.entity। ओके, एंटिटी नाम का क्या करूंगा, एक पैकेज बना लूंगा। ओके, इस पैकेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, com.app.पैकेज, और ये प्रीवियस वाले को मैं अभी हटा देता हूँ। ओके, इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे हम लोग एम्प्लॉय नाम का। ओके, एम्प्लॉय, हिट एंटर। ओके, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, और आपको इस पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा वो आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 4 वेरिएबल्स लेने वाले हैं। एक तो हम लोग एम्प्लॉय का आईडी लेंगे। ओके, प्राइवेट इंटीजर इंटीजर एमपी आईडी, देन उसके बाद एम्प्लॉय का नेम होगा, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग एमपी नेम, देन उसके बाद प्राइवेट प्राइवेट सैलरी ले लेते हैं, सैलरी एमपी स्ट्रिंग 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 नहीं स्ट्रिंग एमपी सेल। तो सैलरी हमारा एक्चुअली में डबल टाइप होता है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूँ, मैं इसे क्या करूँगा, डबल कर लेता हूँ, तो DOUBL। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेटर गेटर जनरेट कर लेंगे। ओके, तो Alt Shift S और जनरेट गेटर एंड सेटर। तो यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ऑल पे चेक करेंगे, उसके बाद जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा गेटर एंड सेटर क्रिएट हो गया है। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ओके, तो Alt Shift S
और जनरेट कंस्ट्रक्टर, ओके, और जनरेट कर देंगे हम लोग। ओके, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों वेरिएबल्स को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं कुछ एनोटेशंस यूज करने वाला हूँ, उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे @ एंटिटी एनोटेशन का क्या करूँगा, यहाँ पे यूज करूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखो जकार्ता अभी लेटेस्ट में आ गया है, तो हम लोग जकार्ता को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा, @एंटिटी एनोटेशन। @एंटिटी एनोटेशन हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करना है। तो @एंटिटी एनोटेशन का काम क्या होता है कि अगर ये एनोटेशन हम लोग नहीं लगाते हैं तो ये क्या करेगा, हाइबरनेट इस क्लास को मतलब कि टेबल क्या करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। तो अगर हम लोग इस टेबल के इस क्लास के ऊपर @एंटिटी एनोटेशन लगाएंगे तो हाइबरनेट इस क्लास को क्या करेगा, रीड करेगा और डेटाबेस में क्या करेगा, इस क्लास का टेबल बना देगा। ओके, अगर हम लोग टेबल बना देंगे। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। एंटिटी एनोटेशन लगाने से हमें क्या हो जाएगा, इस क्लास का टेबल मिल जाएगा। ओके, हमारे डेटाबेस में क्या होगा, जो हम लोगों ने यहाँ डेटाबेस क्रिएट करा है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई टेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होगा एम्प्लॉय नाम का। ओके, और इसका जो नाम रहेगा एम्प्लॉय का, वही नाम स्मॉल लेटर में सारे हो जाएंगे और वो टेबल का नाम क्रिएट हो जाएगा। बट हम लोग चाहते हैं कि खुद का टेबल का नाम रखे, तो हम लोग यहाँ पे टेबल एनोटेशन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग नेम पास कर देंगे कि जिस जिस टेबल का मैं नाम रखना चाहता हूँ उस टेबल का नाम रहेगा ईएमपी फॉर एम्प्लॉय, टीएबी फॉर टेबल। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जकार्ता परसिस्टेंस टेबल को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। इस वाले एनोटेशन पैकेज को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे जकार्ता हो रहा है। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि एम्प्लॉय को आईडी के ऊपर हम लोग एक @id एनोटेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग इस एनोटेशन जकार्ता डॉट परसिस्टेंस को क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, persistent डॉट id @id एनोटेशन मतलब ये क्या बताएगा, ये क्या करेगा, एमपी आईडी जो फील्ड है, मतलब ये टेबल के अंदर क्या करेगा, इस नाम का क्या करेगा, प्राइमरी की बना देगा। ओके, तो @id हमें ये बताता है कि ये जो एमपी आईडी फील्ड है ये एक प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि हर रिकॉर्ड को यूनिकली वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग इस EMP आईडी का बाय डिफॉल्ट अगर आप इसके ऊपर कॉलम का नेम नहीं देना चाहते हो तो कोई भी इशू नहीं होगा, मतलब एज इट इज इसी का वो क्या करेगा, नाम रख लेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलम का नेम हो वो हम लोग रखें तो @कॉलम यहाँ पे एनोटेशन का यूज करेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग अपने नाम से अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, कॉलम का नाम रखेंगे। ओके, तो हम लोग चाहते हैं कि ई फॉर एम्प्लॉय और आईडी फॉर आईडी, मतलब कि एम्प्लॉय का आईडी के नाम से क्या हो जाए, एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि इस फील्ड का क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी की के साथ वो कॉलम क्रिएट कर लेगा। ओके, देन ठीक उसी तरीके से हम लोगों को @कॉलम और ई नेम से क्या करना है, एक कॉलम क्रिएट कर लेना है। ओके, टेबल के अंदर इस नाम से क्या हो जाएगा, कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ओके, ई नेम इस तरीके से। ओके, देन उसके बाद अब @कॉलम नेम इक्वल टू नेम ई सेल। ओके, ई नेम ई सेल। ओके, ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। MS पेन, जैसे कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही @एंटिटी एनोटेशन देखेगा तो वो क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट कर देगा। किस नाम से, वो @टेबल क्रिएट कर देगा EMP के नाम से, EMP एम्प्लॉय नाम से। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि टेबल जो क्रिएट हो वो EMP टैब के नाम से क्रिएट हो, तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, EMP टेबल का नाम EMP टैब। ओके, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इस टेबल का नाम क्या क्रिएट हो गया, EMP टैब। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी फील्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं इसके अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो भी मैंने फील्ड्स यहाँ पे रखा है इन सब का क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ओके, इन सब का क्या बनेगा, यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से 3 फील्ड्स है तो यहाँ पे कितने फील्ड्स बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। ओके, पहला एक यहाँ पे बनेगा, सेकेंड एम्प्लॉय नेम का बनेगा और थर्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि अच्छा लगे।
तीन कॉलम बन जाएगा। एक तो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम बनेगा, देन उसके बाद एम्प्लॉय नेम का, उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी का। तो यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम रखा है ई आई डी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम्प्लॉय का नाम क्या बन जाएगा, कॉलम किस नाम से बन जाएगा यहाँ पे, ई आई डी। ओके, ई आई डी इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पे सेकेंड कॉलम में हम लोगों ने क्या नाम रखा है, ई ई नेम। ओके, यहाँ पे आप देखोगे मैं हम लोगों ने कॉलम का नाम क्या रखा है, ई नेम। तो वही नाम को यहाँ पे हम लोग हाइबरनेट क्या करेगा, ई नेम से क्या करेगा, टेबल क्रिएट करेगा। ठीक उसी तरीके से ई सेल। ओके, तो यहाँ पे कॉलम का नाम कैसे डिसाइड हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे मैपिंग हो रहा है कि जो भी आप फील्ड्स के ऊपर कॉलम एनोटेशन का आप यूज कर रहे हो, तो जो भी आप नेम दे रहे हो वही उसी नाम से वो क्या करेगा, यहाँ पे कॉलम क्रिएट करता हुआ चला जाएगा। ओके, और एक चीज आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एट द रेट आई डी एनोटेशन ये क्या करता है, प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे जिस भी फील्ड्स के ऊपर मैंने एट द रेट आई डी एनोटेशन रखा है, तो यहाँ पे वो की क्या हो जाएगा, प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये फील्ड क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। ओके, ई एम पी आई डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे एम्प्लॉय है ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारे डेटाबेस में। मैपिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, वो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग एम्प्लॉय क्लास के ऊपर एट द रेट एंटिटी एनोटेशन लगाते हैं, तो वो यहाँ पे ईएमपी टैब नाम का क्या कर देगा, टेबल क्रिएट कर देगा। क्योंकि टेबल एनोटेशन का हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय टेबल हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा। देन उसके बाद आईडी एनोटेशन यूज करेंगे, तो जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ पे उतने कॉलम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। एक दो तीन, तीन फील्ड्स थे तो तीन कॉलम यहाँ पे क्या हुए, क्रिएट हो गए। उसके बाद जिस कॉलम के ऊपर हम लोगों ने एट द रेट आई डी एनोटेशन रखा है, तो यहाँ पे एट द रेट एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होता है ना, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम लोग एट द रेट आईडी एनोटेशन का यूज करें। उसके बाद ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करेंगे, जनरेट कर देंगे। ओके, सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे मेथड्स को मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे फील्ड्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, सारे फील्ड्स में जो भी वैल्यूज रहेंगे वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस फाइल को क्लोज कर देना है। ओके, ये आपको समझ में आ गया हम लोग कैसे मैप किए। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक जावा का फाइल बनाएंगे, टेस्ट डॉट जावा। ओके, कॉम डॉट ऐप डॉट के अंदर ही न्यू, ओके, टेस्ट डॉट जावा। ओके, उसके बाद सॉरी टेस्ट नाम का क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। मैं एंटिटी पैकेज के अंदर ही क्रिएट कर रहा हूँ। फिनिश बटन पे क्लिक करूंगा और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशंस में जो भी डेटा उसमें परफॉर्म परफॉर्म करना है वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोड को यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मेन मेथड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे क्या नाम रखेंगे, एंटिटी एंटिटी ट्रांजेक्शन। ओके, एंटिटी ट्रांजेक्शन। ओके, एंटिटी ट्रांजेक्शन। ओके, और इसे हम लोग एक वेरिएबल रखेंगे क्या, टी एक्स इक्वल टू नल। ओके, ये क्या करेगा कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को बना रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जो भी रेफरेंस रखा हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है बना रहे हैं, फिलहाल इसमें क्या रहेगा, नल रहेगा। ओके, बाद में इसमें क्या हो जाएगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा एंटिटी ट्रांजेक्शन के अंदर। ओके, उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमें सबसे पहले क्या फॉलो करना है, हमें एक
सबसे पहले एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को क्या करेंगे हम लोग क्रिएट करेंगे। ये क्या करेगा, persistent डॉट एक्सएमएल फाइल को क्या करेगा, रीड करेगा। ओके, देन इसमें से जो भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस करे हैं, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस क्या करे हैं, उसे क्या करेगा, रीड करेगा। जो भी हमारा ड्राइवर नेम है, ड्राइवर को वो क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, डेटाबेस कनेक्शन को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। और फेलियर फ्यूचर में मान लो कि एंटिटी मैनेजर बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, रेडी कर लेंगे। मतलब कि जो भी हमारा डेटाबेस का जो भी हमारा एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का नाम रहेगा वो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे समझो कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, परसिस्टेंस परसिस्टेंस परसिस्टेंट डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। ओके, और इसके अंदर हम लोग उस फैक्ट्री का नाम हम लोगों ने दिया था ऐप डीबी। ओके, और उसे हम लोग स्टोर कर लेंगे किस में, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री के एक वेरिएबल में, ई एम एफ। ओके, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। ओके, ये क्या कर रहा है कि एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री क्या कर रहा है, persistent डॉट एक्सएमएल फाइल को भी क्या करेगा, रीड करेगा। और डेटाबेस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन को वो क्या करेगा, लोड करेगा। जैसे कि ड्राइवर को लोड करेगा, डेटाबेस कनेक्शन को प्रिपेयर करेगा, और फ्यूचर में एंटिटी बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग चाहते हैं कि इसके मतलब कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हुआ, मतलब कि इसके क्लास को नाम हम लोग जानना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल emf डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। ओके, रन टाइम में ये क्या हो जाएगा, हमें प्रिंट करके कंसोल में दिखा देगा कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे ट्राई एंड कैच ब्लॉक में क्या करेंगे, रख लेंगे, ताकि कोई भी एक्सेप्शन। ओके, अभी मैं लास्ट में इसका क्रिएट करूंगा। ओके, ओके, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, कि हम लोग क्या करेंगे, एंटिटी मैनेजर को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम लोग एंटिटी मैनेजर को कैसे क्रिएट करेंगे, ईएमएफ के अंदर एंटिटी मैनेजर है। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट 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 एंटिटी मैनेजर। ओके, देन उसके बाद एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे ईएम एंटिटी मैनेजर नाम का, ईएम नाम का वेरिएबल है। ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे जो भी। ओके, देन उसके बाद अभी रन टाइम में कौन कौन से इसका क्लास है और क्या ऑब्जेक्ट का नाम है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की हेल्प से em डॉट गेट क्लास नेम डॉट गेट नेम। ओके, ये रन टाइम में प्रिंट करने के लिए, मैं कंसोल में दिखाने के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंटिटी मैनेजर से ट्रांजेक्शन को, मतलब कि ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे, और डेटाबेस में क्या करेंगे हम लोग, सेव करेंगे, मतलब कि ट्रांजेक्शन ओपन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, em डॉट गेट ट्रांजेक्शन। ओके, और इसे हम लोग ट्रांजेक्शन नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, tx नाम के। ओके, मैं यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स रखा था ना, इस ट्रांजेक्शन में सेव करेंगे। ओके, स्टोर करेंगे। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि जैसे कि एंटिटी मैनेजर क्या कर रहा है, कि एंटिटी मैनेजर से क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन को क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ओके, देन उसके बाद डेटाबेस में क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा को सेव करने के लिए इस ट्रांजेक्शन मैनेजर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और टीएक्स में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, टीएक्स नाम के वेरिएबल्स में। उसके बाद हम लोग इसके क्लासेस को और नेम को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, तो कैसे प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट, आप कर भी सकते हो, मैं यहाँ पे साथ ही साथ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, tx डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करेंगे, tx डॉट बिगिन नाम के मेथड को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। ये क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जो भी हम लोग डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, इसी ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि इसके अंदर। ओके, और ट्रांजेक्शन क्लोज भी करेंगे, ट्रांजेक्शन क्लोज। ओके, या ईएमएफ फैक्ट्री, या कुछ ट्रांजेक्शन कमिट करेंगे ना, बिगिन करेंगे और कमिट करेंगे। ओके,
ट्रांजेक्शन कमिट, ओके मैं लास्ट में लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट का एक रो को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो एक रो को वहाँ पे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय EMP नाम का मैं वेरिएबल का नाम रख ले रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सेटर गेटर हम लोगों ने बनाया था तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू सेट करेंगे सारे में। सेट EMP ID जैसे मैं यहाँ पे 10 रख रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, EMP का नेम रखेंगे तो सेट EMP नेम। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, सपोज माधव। उसके बाद EMP डॉट सेट सैलरी, माधव का जो सैलरी रहेगा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 35,000 समथिंग, इस तरीके से सैलरी हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, सेव करा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि em डॉट परसिस्ट। ओके, परसिस्ट मेथड क्या करता है, ऑब्जेक्ट को परसिस्टेंस यानी कि कंटेक्स्ट में क्या करेगा, ऐड कर देगा। ओके, और ट्रांजेक्शन कमिट होते ही हाइबरनेट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंसर्ट क्वेरी को जनरेट करके डेटाबेस में सेव कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग EMP ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ओके, ये आपको क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा डेटाबेस में तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को कमिट कर देंगे। ओके, कमिट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को क्या कर देंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे। ओके, ये क्या करेगा कि मान लो कि कमिट का तो आपको मालूम है ना, कमिट क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि अगर आपका सब कुछ सक्सेसफुली हो गया है, ट्रांजैक्शन मतलब कि कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। मतलब कि परमानेंट डेटाबेस में सेव करेंगे तो उसे हम लोग कमिट कहते हैं। ओके, परमानेंट सेव करने के लिए हमें कमिट मेथड को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन के एंड में एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को क्या कर देंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री क्या है, स्टार्ट हुआ था ऐप टीवी, इसे हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है, हमें लास्ट में क्या करना रहता है, इसे क्लोज करना रहता है। ओके, ताकि यहाँ से कोई भी रिसोर्सेस क्या मतलब कि रिलीज ना हो सके। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स एम्प्लॉय के क्वेरी सारे कुछ सेव हो जाते हैं और कमिट हो जाते हैं, तो ये तो परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। अगर आप सोचो कि अगर मान लो कि डेटा एग्जीक्यूशन के टाइम ही कोई एरर आ जाती है या कोई एक्सेप्शन आ जाता है, तो कमिट के जगह हम लोग क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। ओके, तो रोल बैक से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन के अंदर सारे चेंजेस को, जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन के अंदर सारे चेंजेस कर रहे थे उसे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल करके रोल बैक कर देंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ट्राई एंड कैच का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक में इन सारे कोड को मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं रखूंगा ट्राई एंड कैच। तो ट्राई के अंदर जो भी मेरा कमिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो मैंने रखा। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। और एक्सेप्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रोल बैक के कोड को यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि इफ ट्रांजेक्शन नॉट इक्वल टू नल। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देंगे। ओके, और उसके बाद रोल बैक कर देंगे और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हम लोग ई डॉट प्रिंट एक्सट्रैक्ट ट्रेस। ओके, ये क्या करेगा, जो हमारा एक्सेप्शन आया है उसको क्या करेगा, कंप्लीट एक्सेप्शन को मतलब कि कंसोल में क्या कर देगा, जो भी एक्सेप्शन है उससे कंप्लीटली हमारे कंसोल में वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा हो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है रोल बैक, कि अगर एग्जीक्यूशन के टाइम कोई भी एक्सेप्शन आ जाए या मतलब कि कमिट के जगह रोल बैक हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे करना है। तो रोल बैक से क्या होता है, ट्रांजेक्शन के अंदर हुए सारे चेंजेस को कैंसिल कर देता है। ओके, मान लो कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ गया, ट्राई ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन रेज हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, कैच ब्लॉक में उसे रोल बैक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे उसी वजह से मैंने यहाँ पे इफ के अंदर ट्रांजेक्शन अगर इक्वल टू नल रहा, नॉट इक्वल टू नल रहा, तो यहाँ पे हम लोग रोल बैक मेथड को क्या कर लेंगे, कॉल कर देंगे। ओके, देन उसके बाद हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली मे भी एक्सेप्शन आ सकती है,
तो क्योंकि यहाँ पे जकार्ता का मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जावा एक्स परसिस्टेंस है, तो अगर अगर एक्सेप्शन आ रही है तो मैं क्या करूँगा, उसे जकार्ता में कन्वर्ट करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं। राइट क्लिक, रन है जावा एप्लीकेशन। ओके, तो एक्चुअली में यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर एट द रेट यूजिंग पासवर्ड यस। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे जो मेरा यूजर नेम है शत्रु है, तो मैंने परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे यूजर नेम के जगह मुझे यहाँ पे क्या रखना होगा, शत्रु रखना होगा, शत्रु। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके चेक करेंगे। ओके, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक्सेस डिनाई लिखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्यों ऐसा एरर आ रहा है। ड्राइवर कनेक्शन क्रिएट, 1 मिनट, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम से रिलेटेड है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम रूट रखता हूँ। यूजर नेम हमारा रूट रह गया है, और यहाँ पे मैं यूजर करके देखता हूँ। ओके, और सेव करके एक बार फिर से मैं रन करके चेक करता हूँ। 1 मिनट, इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ। राइट क्लिक, रन एज। ओके, मैंने यहाँ पे हाइबरनेट का स्पेलिंग भी गलत लिखा है, तो यहाँ पे होगा हाइबर, हाइबर हाइबरनेट, हाइबरनेट। ओके, तो अभी हमारा एरर नहीं आएगा, कुछ मैंने मिस्टेक्स करी है। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, ओके, मैंने परसिस्टेंस पे आके क्लिक करा है ना, मेन के अंदर आके हमें क्लिक करना है। 1 मिनट, मैं बस चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये का रिमूव हो चुकी है, एक्सएमएल कम्प्लीटली रिमूव है, अब इसका ज़्यादातर यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा रन हो चुका है। अभी हमारा कौन सा एरर आया है उसे हम लोग देखते हैं। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। क्लास नॉट फाउंड, org हाइबरनेट माई एसक्यूएल 8 डायलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे माई एसक्यूएल 8 डायलेक्ट परसिस्टेंट डॉट एक्सएमएल हाइबरनेट डायलेक्ट। ओके, क्लास नॉट फाउंड, 1 मिनट। तो मैं इसे क्या करता हूँ, पहले जकार्ता में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि वर्जन्स चेंज होते रहते हैं इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जकार्ता परसिस्टेंस, जकार्ता। ओके, अभी मैं सेव करता हूँ। मेन फाइल मेरा किधर है, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, मे बी ये मैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करूँ, जकार्ता परसिस्टेंस कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। ओके, और डिपेंडेंसी में मैंने कौन सा यूज करा है,
मैं वर्जन्स को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे 5 पॉइंट करके देखता हूँ, 5 पॉइंट समथिंग, 4.3। ओके, एक बार अपडेट कर लेता हूँ, मैवन अपडेट। ये आने वाले फ्यूचर्स में कंपनीज काफ़ी कम यूज करती हैं, इसलिए मैं बस एक प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा था। ओके, कि अभी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी कम होते हैं। ओके, 1 मिनट। सेवन, हाइबरनेट डायलेक्ट क्लास नॉट फाउंड, माई एसक्यूएल 8 डायलेक्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। फॉर्म डॉट एक्सएमएल 5 पॉइंट, मैं वर्जन चेंज करना चाहता हूँ, 3.0। ओके, अभी मैं सेव करके देखता हूँ, शायद इसमें मिल जाए हमारा। कभी कभी वर्जन्स के लिए क्लासेस नहीं फाउंड कर पाती है, तो यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ एक बार प्रोजेक्ट को फिर से मैं, मैवन अपडेट, फोर्स अपडेट। ओके, अभी कहाँ पे प्रॉब्लम है? अभी जावा एक्स से हमारा इंपोर्ट हो गया है। ओके, अभी एम्प्लॉय को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ, जावा एक्स परसिस्टेंस, जावा एक्स परसिस्टेंस, फिनिश। ओके, सेव। तो अभी हमारा रिमूव हो गया। अब हम लोग एक बार रन करके चेक कर लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट सही से रन कर रहा है कि नहीं। ओके, मैं मेन क्लास से रन कर लेता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। दिस एप्लीकेशन मस्ट, ओके, यहाँ पे जो हमारा जो टेस्ट के अंदर हम लोगों ने जो क्लास का जो नाम रखा था इम्प्लीमेंटेशन क्लास, वो यहाँ पे शो कर रहा है, बट यहाँ पे अनसपोर्टेड ऑपरेशंस आ रही है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लासेस एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, तो इसे हम लोग समझते हैं कि ये कौन सा एरर है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ओके, तो ये यहाँ पे होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे भी जकार्ता ऐड कर दिया था ना, तो ऐप डीवी टेस्ट के अंदर मैंने ऐप डीवी ही रखा था ना, ऐप डीबी। ओके, परसिस्टेंस के अंदर मैंने जावा एक्स रखा था, जावा एक्स। सेव, यहाँ पे हमारा मेन फाइल किधर है? इंडिया फ्री इंटर्नशिप टैब डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो एक्चुअली में मेरा तो यहाँ पे टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया फ्री इंटर्नशिप टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मैंने परसिस्टेंस में सेम नाम रखा है, इंडिया फ्री इंटर्नशिप
टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। ओके, और एक बार मैं इसे, ओके, मैवन अपडेट, फोर्स अपडेट। ओके, emp tab does not exist। ऑलरेडी देयर ना इंटर्नशिप टैब, MySQL localhost 330। 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे मुझे यूज इंडिया प्रे इंटर्नशिप। ओके, डेटाबेस चेंजेस अभी हम लोग चेक करके देखते हैं। अभी भी नहीं हो रहा है। हाइबरनेट HIB, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। हाइबर हाइबरनेट HBM2 DDL ऑटो, यहाँ पे स्पेलिंग मिसमैच हो रही है। तो अभी फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। ये काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि ये अब यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर। ओके, इस वजह से ये, हाँ ओके, अभी हमारा क्या हो गया यहाँ पे कि डेटाबेस में हमारा एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय आईडी क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया। ओके, जो मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे साथ ही साथ क्या करा था कि यहाँ पे सेट कर लिया था कि कंसोल में क्या हो, जो क्वेरी जनरेट हो तो वो हमें क्या हो, कंसोल में प्रिंट होके दिखाए कि कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वेरी यहाँ पे जनरेट होके दिखा रहा है। ओके, क्रिएट टेबल्स यहाँ पे दिखा रहा है, जो भी क्वेरी जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप देखोगे कि मैं इसे हटा देता हूँ। 1 मिनट। इसके अंदर हमारा क्या हो गया है, EMP नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे 10 माधव एम्प्लॉय सैलरी 35,000 यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, तो वही यहाँ पे जो भी क्वेरी चले है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें शो करके दिखा रहा है। सबसे पहले उसने क्या करा, EMP टैब को ड्रॉप करा, ये क्वेरी चलाया। उसके बाद हाइबरनेट ने क्या किया, क्रिएट टेबल EMP टैब, जो भी क्वेरी चलाती है एक टेबल को क्रिएट करने के लिए उसने टेबल क्रिएट करा। वो क्वेरी हमें दिखा दिया किसकी हेल्प से, इस वाले सो एसक्यूएल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने सो एसक्यूएल को वैल्यू को क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया था। देन उसके बाद हाइबरनेट HBM DDL ऑटो क्रिएट किया, वही यहाँ पे कंसोल में हमें दिखा रहा था। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ये जो 3 लाइनें हैं इसे मैं दिखा देता हूँ कहाँ से ये प्रिंट हुआ है। उसके बाद इंसर्ट इनटू EMP टैब, वो सारे वैल्यूज को क्या करा, नेम सैलरी और एम्प्लॉय आईडी को क्या करा उसने, इंसर्ट कर दिया किसमें, डेटाबेस में। ओके, एम्प्लॉय के टेबल में। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, टेस्ट क्लास के अंदर जो भी इंटीजर मैनेजर फैक्ट्री में जो भी क्लासेस या क्लासेस का नाम था वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा। तो कंसोल में यहाँ पे, कंसोल में यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, सेशन फैक्ट्री उसका इम्प्लीमेंटेशन था। देन उसके बाद
गेट ट्रांजेक्शन, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो यहाँ पे दिखाएगा, सेशन इम्प्लीमेंटेशन है। इस तरीके से सारे इंटरनल्स उसके क्या थे, क्लास के नेम यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, साथ ही साथ प्रिंट करते चले जा रहे थे। तो जो क्लास का नेम प्रिंट हो रहा है वो यहीं पे मैंने प्रिंट कर लिया था ताकि कंसोल में हमें दिख सके। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने ट्रांजेक्शन को क्या करा था, ट्राई के अंदर कमिट करा था। ओके, तो आजकल मतलब कि ये ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं, मतलब कि ये मेरा दिखाने का पर्पस यहाँ पे ये था कि जैसे मतलब मेरा यहाँ पे समझाने का पर्पस यहाँ पे ये था कि जेपी और हाइबरनेट को एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कैसे यूज किया जाता है। ओके, कैसे इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और एक जावा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस में सेव करके देखा। ये अभी रियल टाइम में ज़्यादातर यूज नहीं होता है। ओके, ये एग्जांपल सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, मतलब कि रियल टाइम प्रोजेक्ट में आजकल हम इस तरह के मैनुअली persistent डॉट एक्सएमएल को ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं और एंटिटी मैनेजर के साथ बहुत कम काम करते हैं। आने वाले सेशंस में हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीएस सीखेंगे, जहाँ पे सारा कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, इन सबको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। ओके, वहाँ हम इतनी बॉयलर प्लेट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डेवलपमेंट के काफ़ी क्या हो जाता है हमारा, फास्ट हो जाता है। ओके, इसलिए इस प्रैक्टिकल का पर्पस सिर्फ फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना था, ताकि जब हम स्प्रिंग डेटा जेपीए पर जाएं तो आपको हर कॉन्सेप्ट और उसके पीछे के रीजंस को अच्छी तरह समझ सके। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसका मैं नोट्स आपको प्रिपेयर कर दूंगा, आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं सारे कोड को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट नेम मैं यहाँ पे 01 ऐड करता हूँ, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है, ताकि आप इसके थ्रू क्या कर सको, एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार प्रैक्टिस करके आपको छोड़ देना है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस ये कैसे काम करता था इस वजह से मैंने क्या करा यहाँ पे, ये एग्जांपल्स आपको दिखाएं। ओके, ज़्यादातर इसका यूज होता नहीं है उसके, और स्प्रिंग एंटिटी पहले मैं पॉम डॉट एक्सएमएल देता हूँ, पॉम डॉट एक्सएमएल, और उसके बाद मैंने क्या क्रिएट करा था, persistent डॉट एक्सएमएल ना, तो उस फाइल को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सेकेंड है persistence डॉट एक्सएमएल, ये ज़्यादातर यूज नहीं होता है, बस ये मैं एग्जाम persistent डॉट एक्सएमएल। देन उसके बाद थर्ड हमारा है एम्प्लॉय डॉट जावा, तो यहाँ पे थर्ड में एम्प्लॉय डॉट जावा, जो कि एंटिटी क्लास है हमारा, इसे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और बस एक बार प्रैक्टिस करके आपको छोड़ देना है, ज़्यादा इसमें टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग जे मतलब कि आगे के सेशंस में हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग डेटाबेस जेपीए सीखेंगे। ओके, स्प्रिंग डेटाबेस क्या करेंगे, जेपीए के साथ सीखेंगे। ओके, और एक हमारा क्लास है टेस्ट क्लास, तो इस क्लास को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फोर टेस्ट डॉट जावा। ओके, और इसके आउटपुट को भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो एक हमारा आउटपुट ये हो गया, मैं पूरे आउटपुट्स को ऐड नहीं करने वाला हूँ। देन सेकंड हमारा हो गया, थर्ड हमारा हो गया, ये ये आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले जो सेशंस रहेंगे उसमें काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि अभी वर्जन्स में काफ़ी एरर्स आ रहे थे, मैं भी काफ़ी इसमें अटक रहा था, देख ही रहे थे आपकी यहाँ पे कितने सारे परसिस्टेंस के अंदर हमें सारे स्पेलिंग्स को क्या करना पड़ रहा था, मेंटेन करना पड़ रहा था, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन में एक एक वर्ड को हमें ध्यान से लिखना पड़ रहा था, डेटाबेस का नाम अगर गलत हो गया तो डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा था, यूजर नेम का मैंने गलत रखा था, यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया था, हालांकि यहाँ पे यूजर रखना था। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हमें अब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये ऑटोमेटिकली
पहले से अब हमें बना बनाया मिल जाता है। ओके, मतलब कि स्प्रिंग डेटा जेपीएम में ये सब हमको, मतलब स्प्रिंग बूट जब हम लोग यूज करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, हैंडल कर लेता है। वो क्या हमें वहाँ पे इतना बोलर प्लेट कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, डेवलपमेंट का टाइम काफ़ी आसान पड़ जाता है। ओके, इस फाइल को हम लोग आने वाले फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं, और रियल टाइम में भी इसका यूज काफ़ी कम होता है। ओके, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। ये आपको गिटहब पे सोर्स कोड मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको नोट्स में भी आपको ऐड कर दूंगा। इस कोड को क्या करना है, आपको देख देख कर एक बार खुद से कोड को लिखना है। ओके, ताकि आप जब कोड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो 31 सेशन में हम लोग स्प्रिंग डेटा विथ जेपीए के साथ क्या करेंगे, स्प्रिंग डेटा जेपीए सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेशन 31 हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्प्रिंग डेटा जेपीए के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों को, क्यों हम लोग डेटा जेपीए का यूज़ कर रहे हैं। ओके, क्यों हाइबरनेट में कैसे पहले हम लोगों को, मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशंस थी पहले, वो हम लोग कैसे करते थे, वो मुझे पीछे के जो भी लाइन ऑफ कोड दिखाने था वो मैं दिखाना चाह रहा था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके।